जी वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पास्ट पेपर सीरीज़ को कंटिन्यू किए हुए थे और पास्ट पेपर्स को हम इस तरीके से कर रहे थे कि कमीशन अगर किसी भी टॉपिक से, किसी भी डायमेंशन से कोई भी किसी भी तरह का सवाल पूछता है तो आपको उस टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और जितनी डेप्थ के साथ मैं आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ, यकीनन इसी रिटर्न के साथ साथ आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी भरपूर तरीके से हो रही है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हमारा अगला सवाल है, जो चौथा क्वेश्चन इस पे हम पहुंचे हैं। द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल सेलेक्ट द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर अ पीरियड ऑफ 9 years. द ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कंप्राइज्ड ऑफ हाउ मैनी जजेस। अब कमीशन ने यह सवाल पूछा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है, उसको उसके जो जजेस हैं उनका इंतखाब किया जाता है 9 साल के लिए। और इंतखाब कौन करता है जी? उनको सिलेक्ट कौन करता है? जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। अब वो सवाल ये पूछ रहा है कि 9 साल के लिए जजेस का इंतखाब तो होता है, लेकिन कितने जजेस होते हैं उसके पैनल में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के? तो याद रखिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ऑर्गन है, उसके 15 जजेस होते हैं और 9 साल के लिए उनका इंतखाब किया जाता है। कमीशन ने इसमें से सवाल ये पूछा था इस टॉपिक में से कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसको हेड कौन करता है। ऑप्शंस थे चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट, और इसके अलावा कुछ और भी थे। तो इसका जवाब है इट इज़ हेडेड बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को क्या करता है? हेड करता है, उसको लीड करता है। अब चूंकि सवाल बना है यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, तो लेट्स टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशंस। ये यूनाइटेड नेशन क्या है, इसमें से मोस्ट प्रोबेबली कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, ये भी हम देख लेते हैं इसमें, राइट। चलें जी, यूनाइटेड नेशंस। सो UN स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस। इसकी बुनियाद रखी गई थी 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। 24 अक्टूबर 1945 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कमीशन ने ये सवाल पूछा हुआ है कि इसका चार्टर जो है, चार्टर किसे बोलते हैं? एक्चुअली एग्रीमेंट को बोलते हैं, जो फाइनल स्टेटमेंट होती है सबकी, उसको बोलते हैं। ये कब साइन हुआ था? तो 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को के अंदर यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है वो ऑलरेडी डिज़ाइन हो गया था। और आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन से पहले जो इसका मदर इंस्टीट्यूट था उसको हम लीग ऑफ नेशंस बोलते हैं। लेट्स इस पे बात करते हैं मज़ीद चल के। इसके बाद इसका जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल, अब कमीशन ने इसके ऊपर एक दफ़ा सवाल पूछा था कि वहाँ पे लिखा हुआ था वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिटर्मिन टू सेव द सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द स्काउज ऑफ वॉर। अब यूनाइटेड नेशंस का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि आइंदा के बाद दुनिया को जंग की बीमारी से बचाना है, क्योंकि आपको पता है कि 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार 1 लगी थी जिसने दुनिया की बहुत तबाही की। फिर ये इंडिया दिया गया कि वर्ल्ड वार 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाएगी, और लीग ऑफ नेशन का बुनियादी मकसद ये था कि आइंदा के बाद किसी भी जंग को जो है वो रोका जा सके, इसलिए लीग ऑफ नेशंस बनी। लेकिन जब 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई तो लीग ऑफ नेशन जो उसका मकसद था वो मकसद ही फौत हो गया। तो उसके बाद उसकी जगह पे यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, ये नया इंस्टीट्यूट बनाया गया था। अब इसके नाम का प्रपोजल दिया था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने, जो कि US के प्रेसिडेंट थे। अब प्रीडेसेसर क्या है? प्रीडेसेसर मतलब कि इससे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? लीग ऑफ नेशंस थी। लीग ऑफ नेशंस जो 1919 में बनाई गई थी, इसका बुनियादी मकसद था कि दुनिया को जंग से बचाया जाए। लेकिन चूंकि लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड वार 2 को स्टार्ट होने से नहीं रोक सकी, इसलिए जब इसका मकसद फौत हो गया तो लीग ऑफ नेशंस भी बजाते खुद ख़त्म कर दी गई। अब अटलांटिक चार्टर पे क्वेश्चन आता है। अटलांटिक चार्टर क्या था? अगस्त 1941 के अंदर एक जॉइंट स्टेटमेंट आई थी US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की जानब से और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर विंस्टन चर्चिल की जानब से कि सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए हमने काम करना है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए काम करना है और डिसआर्मामेंट के लिए काम करना है, कि आइंदा के बाद कोई भी मुल्क हथियार ना रखे अपने पास या न्यूक्लियर वेपन्स को ना इंक्रीज करे अपने पास। इसको अटलांटिक चार्टर कहा जाता है, जिसमें US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट और UK के प्राइम मिनिस्टर
विंस्टन चर्चिल ने जो है वो एक कलेक्टिव स्टेटमेंट दी थी। अब आगे हम देखते हैं इसमें से कमीशन मज़ीद क्या सवाल पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। अब इसके रीजनल ऑफिस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जिनेवा के अंदर भी इसका क्वेश्चन है, इसका रीजनल ऑफिस है, वियना के अंदर भी और नैरोबी के अंदर भी। जो इससे कबल सवाल पूछा गया था वो ये था, उसमें ऑप्शन था नैरोबी, तो नैरोबी के अंदर इसका एक रीजनल ऑफिस है। अब इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसकी। उसमें हमारे पास मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, FRC, आप नादरा दफ्तर से अपना जो है वो FRC बनवाने जाते हैं तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, लेकिन यहाँ पे आपने FRC को याद रखना है। F से आपका क्या है जी, फ्रेंच, R से रशियन है, C से चाइनीज़, ठीक है। अब चूंकि ये C पे एंड हो रहा है तो उसके बाद आइस, FRC आइस, आइस किसको बोलते हैं, बर्फ़ को बोलते हैं। तो आई से हमारे पास क्या है, हमारे यहाँ पे C से हमारे पास चाइनीज़ आ गया और E से हमारे पास इंग्लिश आ गया और अरेबिक आ गया, राइट। तो ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास 6 लैंग्वेजेस हैं इसकी, और ये आपने याद रखनी है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो UN की हैं वो 6 हैं। FRC एस, आप एग्ज़ाम एस करना चाह रहे हैं ना तो उससे है ये अरेबिक, चाइनीज़ और इंग्लिश। उसके बाद आगे हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके मेंबर्स जो हैं वो 193 इसके मेंबर्स हैं जी, 193 मेंबर्स हैं इसके हमारे पास। और इसका रीसेंट मेंबर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि साउथ सूडान जो है वो 2011 में इसका रीसेंट मेंबर बना, और इससे पहले मोंटेनेग्रो 2006 में, और उससे भी कबल ईस्ट तिमोर जो कि इंडोनेशिया से सेपरेट होकर एक मुल्क बना था, ये 2002 में बना था। तो 2002 में ईस्ट तिमोर बना इसका मेंबर, 2006 में मोंटेनेग्रो, और जो बिल्कुल नया मुल्क बना है अगर पूछा जाए कि न्यूली डेवलप्ड कंट्री कौन सा है जी, तो ये साउथ सूडान है जिसका कैपिटल जुब्बा है, जो 2011 के अंदर बना। यहाँ पे चूँकि क्रिश्चियंस की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, इसलिए क्रिश्चियन कम्युनिटी की हेल्प से, यूरोप की हेल्प से इन्होंने सूडान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और साउथ सूडान जो है वो दूसरा मुल्क बन गया, और जो वैसे सूडान है उसका कैपिटल खर्तूम है, राइट जी। तो ये हमारे पास UN के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब प्रिंसिपल ऑर्गन्स आ गए। एक दफ़ा मुझसे भी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशंस के जो मेन ऑर्गन्स हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनके नाम बताएं। तो याद रखिए इसका सबसे पहला ऑर्गन है जी जनरल असम्बली। जनरल असम्बली जो है इसको दुनिया की पार्लियामेंट भी कहा जाता है, वर्ल्ड की पार्लियामेंट भी कहा जाता है जनरल असम्बली को, क्योंकि तकरीबन सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इसका पार्ट होते हैं जनरल असम्बली का। फिर उसके बाद सेकंड ऑर्गन हमारे पास है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल, अब इसमें बेसिकली 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इनमें हर एक के पास वीटो पावर मौजूद होती है, 5 परमानेंट मेंबर्स के पास, जिनको P5 बोलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये P5 जो हैं इनके पास क्या है जी, इनके पास वीटो पावर है, ये परमानेंट मेंबर्स हैं। इसके बाद 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि 2 साल के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं जनरल असम्बली की तरफ से, राइट जी। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि 2 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जिसके 54 मेंबर्स हैं। इसको 3 साल के लिए जो है वो किया जाता है सिलेक्ट, इस पे सवाल नहीं पूछा गया कभी इतना। फिर हमारे पास ट्रस्टीशिप काउंसिल है, अभी आजकल ये इनएक्टिव है, क्योंकि इसका मकसद ये होता था कि अगर किसी मुल्क में जंग लग जाए और वहाँ पे कोई सेपरेटिज्म की मूवमेंट चल रही हो और उसमें कोई टेरिटरी कहे कि मैं इस मुल्क से अलहदा होना चाहता हूँ, तो वहाँ पे ट्रस्टीशिप काउंसिल वहाँ पे उस जगह पे कंट्रोल कर लेती थी, वहाँ पे अमन की सूरत हाल कायम करती थी और उसको अपनी ट्रस्टीशिप में ले लेती थी। फिर जहाँ अमन बहाल हो जाता था तो फिर उसको फाइनली या तो उसी मुल्क के साथ जोड़ दिया जाता था या फिर इसको एक नए मुल्क की एग्जिस्टेंस दी जाती थी। अब चूँकि हुआ ये कि जो आखिरी ट्रस्टेड टेरिटरी थी पालाओ, ये इंडिपेंडेंट हो गई 1994 के अंदर, तो तब से ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो इनएक्टिव है। अब ना कोई ट्रस्टी टेरिटरी होगी ना वो इसके अंडर आएगी, इसलिए ये इनएक्टिव हो चुका है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके 15 जजेस होते हैं, 9 साल के लिए उनका इंतखाब होता है। सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असम्बली उनको इलेक्ट करती है। आपको पता होना चाहिए कि सर ज़फ़रुल्लाह खान जो पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर थे,
वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज रह चुके हैं। फिर छठा ऑर्गन हमारे पास है सेक्रेटरीट। ठीक है, ये जो सेक्रेटरीट होता है हमारे पास, इसको लीड करता है सेक्रेटरी जनरल, जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है यूनाइटेड नेशन का, और आजकल हैं इसके एंटोनियो गुटरेस साहब, जिनका ताल्लुक पुर्तगाल से है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस थे जो आपसे जनाब यूएन के मुतल्लिक पूछे जा सकते थे। इन केस अगर आपसे वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ के बारे में पूछ लें, तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट WHO है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये 7 अप्रैल 1948 में बनी थी। इस पे कमीशन सवाल पूछ चुका है और इसको हेड कर रहे हैं टेड्रोस एडनॉम। उसके बाद यूनेस्को है, यूनेस्को के बारे में पूछा जाता है स्टैंड फॉर क्या है, तो यूनेस्को है जी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को पेरिस के अंदर है। फिर हमारे पास है यूनिसेफ। यूनिसेफ स्टैंड फॉर है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। फिर हमारे पास UNHCR है, ये स्टैंड फॉर है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। फिर आपने ILO का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये कहा जाता है कि ये सबसे पुरानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1919 में बनी। इट वाज द फर्स्ट UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी। तो UN की सबसे पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है वो ILO ही है, और ये ऑपरेट करती है एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी विद इन द UN सिस्टम। इसका हेडक्वार्टर है जनेवा के अंदर। फिर उसके बाद FAO है। FAO स्टैंड फॉर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1945 में बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर है रोम के अंदर, मतलब कि इटली। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर है वियना के अंदर। ये जो डिफरेंट कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर पावर्स हैं उनको लुक आफ्टर करती है कि कहीं एक हद से ज़्यादा न्यूक्लियर जो है ना न्यूक्लियर मटेरियल तो अपने पास नहीं रख रहे। तो ये हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशंस में से कहीं भी कोई भी कमीशन सवाल पूछेगा तो आप लोग उसके लिए 100% रेडी होंगे। तो पास्ट पेपर्स को हम इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता चलूँ कि अगर आप पास्ट पेपर्स को इस तरह हमारे साथ करते रहे तो यकीनन पास्ट पेपर्स के थ्रू ही आपका 70 या 80% पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। और इस तरह पास्ट पेपर आपको कोई भी कहीं भी नहीं करवाएगा। इंशाल्लाह ये पूरी सीरीज़ आप स्टूडेंट्स के लिए तैयार की गई है ताकि आप लोग अपनी सक्सेस को एज सुन एज पॉसिबल इंश्योर करें और आप अपनी लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से गुजारना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच। जो लोग आपके इर्द गिर्द तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाना ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेक केयर।